हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी एमपी बिहार बोर्ड हो, क्लास 7 से क्लास 12 तक आपको ये सभी कोर्सेज मिलते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे, ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएंगी। अब इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आज के टॉपिक पे, जो कि है कंजंक्शंस का पार्ट 2। हम कंजंक्शंस का पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूं कि ये ग्रामर सीरीज़ जो है हम एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, एकदम रूट लेवल से। तो और किसी भी कोई भी क्लास स्पेसिफिक नहीं है, बोर्ड स्पेसिफिक नहीं है, यानी आप किसी भी बोर्ड से हैं आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है और रेलेवेंट है। इसके अलावा आप किसी भी क्लास से हो, बोर्ड से हो, किसी से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंग्लिश मीडियम से है, हिंदी मीडियम से है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, खास क्लास 7 से क्लास 12 तक के लिए है। लेकिन अगर आप क्लास 7 से किसी जूनियर क्लास में भी हैं या 12th के बाद मतलब किसी सीनियर क्लास में भी हैं तो आपके लिए भी ये बेनिफिशियल है। राइट स्टूडेंट्स, अब जल्दी से हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं। बेसिकली दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो सिमिलर पैरेलल स्ट्रक्चर के हों उन्हें जोड़ने के लिए, या डिफरेंट वैरायटीज़ या डिफरेंट टाइप्स जो मैंने आपको बताया था उन सबको जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है उसे ही कहा जाता है कंजंक्शंस। और कंजंक्शंस ये किस शब्द से बना हुआ है? कंजॉइन, जिसका मतलब ही होता है जॉइन करना या कंबाइन करना, यानी जोड़ना। यानी दो शब्दों को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही कंजंक्शंस कहा जाता है। राइट, ये जो पहले 4 टाइप्स के कंजंक्शंस हैं वो हमने पार्ट 1 में कवर किए थे। आज स्टूडेंट्स हम ये 2 टाइप के कंजंक्शंस जो हैं, जो कि है सबऑर्डिनेट एंड एडवर्बियल कंजंक्शंस, जो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। राइट, अब स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस और उसके बाद एडवर्बियल कंजंक्शंस पढ़ें, ये कंपैरेटिव टू रेस्ट ऑफ द 4 कंजंक्शंस जो हैं उनसे अलग तो नहीं है, थोड़े से बस लेंदियर है टॉपिक, बाकी कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन उससे पहले, इनको समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि थोड़ा सा क्लॉजेस को एक बार समझ लेते हैं। क्लॉजेस के लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊँगी, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक बेसिक सा समझा रही हूँ ताकि आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को समझने में आसानी रहे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक सेंटेंस आपके सामने बना रही हूँ कि शीना एंड सिया met at a party। met at a party यानी शीना और सिया, ये 2 लड़कियां जो हैं वो एक पार्टी में मिली। किसी कोई पार्टी हुई होगी, हो सकता है कोई वेडिंग पार्टी ही है, उस पार्टी में ये मिली। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चीज़ है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है कि जहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके आपको एक थॉट देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है, ये सब मिलकर आपको एक पूरी बात कहते हैं, पूरा अर्थ आपको पता चल रहा है। क्या ये सेंटेंस पढ़ने से आपको पूरा अर्थ का पता चल रहा है? क्या समझ में आ रहा है? क्या है? बिल्कुल आ रहा है। क्या अर्थ निकल रहा है कि शीना और सिया यानी ये 2 लड़कियां जो हैं वो एक पार्टी में मिली थी। राइट, ये पूरी बात हमें समझ में आ गई कि 2 लड़कियां एक पार्टी में मिली थी। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस से पहले व्हेन लिखूं और यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं, व्हेन शीना एंड सिया मेट एट अ पार्टी, पार्टी में कब मिली थी? मुझे तो नहीं पता पार्टी में कब मिल ली वो लोग। तो यहाँ कोई हम टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे। बेसिकली इस तरीके का एक क्वेश्चन है कि अच्छा वो उस पार्टी में मिली थी क्या, वो कब मिल ली उस पार्टी में, हमें तो नहीं पता चला। तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, यानी ये कि प्रश्न हो जाता है। तो यहाँ पर व्हेन, ये वाला जो शब्द है ना बेटा व्हेन,
वो इस सेंटेंस को क्या बनाता है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाता है। क्या ये भी पूरा सेंटेंस एक मीनिंग आपको दे रहा है क्या? जी हाँ, ये पूरा सेंटेंस भी आपको एक मीनिंग दे रहा है, आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिकली कि शीना और सिया जिस पार्टी में मिले थे, मतलब कब मिले थे, रानी पार्टी में कब मिले, राइट। अब मैं यहाँ से अगर ये क्वेश्चन मार्क हटा देती हूँ, When Sheena and Sia met at a party, ये सेंटेंस क्या अब अपने आप के अंदर क्या पूरा मीनिंग आपको दे रहा है? नहीं दे रहा। जब यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था तब इस when का अर्थ था कब, कब। इसीलिए मैं कहती हूँ और हमेशा आपको बताती हूँ पंक्चुएशन मार्क्स का भी कितना रोल रहता है। इस एक सेंटेंस से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। पंक्चुएशन मार्क्स का यही रहता है कि जब हमने फुल स्टॉप लगाया था और वैन नहीं था, तब ये बात क्या अर्थ दे रही थी कि शीना और सिया पार्टी में मिले, फुल स्टॉप, एक सिंपल बात हो गई। फिर जब हमने वैन लगाया, वैन शब्द का इस्तेमाल किया और इंटेरोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क जो है उसे सेंटेंस को एंड किया, तो इसकी टोन कब मिले पार्टी में, पता ही नहीं हमें तो नहीं कब मिले थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते ही इसकी टोन चेंज हो गई। लेकिन व्हेन का अर्थ क्या निकल कर आया, कब। लेकिन जैसे ही हमने इस क्वेश्चन मार्क को हटाया तब यहाँ पर व्हेन का मतलब कब ना रहकर क्या हो गया, जब, जब। अब यहाँ पर जब शीना और सिया पार्टी में मिले, क्या अब ये सेंटेंस कंप्लीट है? जी नहीं। यहाँ बेसिकली जब शीना और सिया पार्टी में मिले तब क्या हुआ भाई, जब मिले तो क्या हुआ, तब हम कह सकते हैं तब तक खाना स्टार्ट हो चुका था, या तब मुझे पता चला कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, यू नो, वट एवर यू से आफ्टर दिस, वो सेंटेंस आप इसके बाद जो कुछ भी कहेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इसके बाद जो कुछ भी कहेंगे वो बात पहले वाले सेंटेंस का उत्तर होगी, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलेगा उस बात को, ठीक है। कि जब शीना और सिया पार्टी में मिले, दे कनेक्टेड इंस्टेंटली, ये लिखते हैं, दे कनेक्टेड इंस्टेंटली। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स, कि जब शीना और सिया जैसे ही पार्टी में मिले वो उसी वक्त एक दूसरे से कनेक्ट किए, मतलब उन दोनों की एक दूसरे से जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मिलते ही बहुत अच्छी पटती है उनकी आपस में, बिल्कुल वही यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे वो मिले वैसे ही when शीना एंड सिया met at the party they connected instantly, वो उसी वक्त कनेक्टेड फील किया उन्होंने, ठीक है। अब ये जो ग्रीन से मैंने आपको यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा है ना, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस का उत्तर दे रहा है। उत्तर अगर दे रहा है तो पहले वाला सेंटेंस यानी जो पार्टी तक का सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं इस सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है, यानी एक उत्तर मिलता है उसको। राइट स्टूडेंट्स, ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है इतना, क्योंकि हम जब आगे की जब सीखेंगे सबऑर्डिनेट तब आपको ज़्यादा अच्छे से इसकी क्लैरिटी आना ज़रूरी है, क्लॉजेस को समझना ज़रूरी है, तभी हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को और अच्छे से समझ पाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देख लीजिए, अगर मैं यहाँ लिखूँ I went out on a car, ठीक है, क्या इस सेंटेंस का अपने आप में एक मीनिंग है? जी हाँ, इस सेंटेंस का अपने आप में मीनिंग है कि मैं कार में गया, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ अगर मैं आगे, पूरा सेंटेंस अपने आप में क्या हो गया, इंडिपेंडेंट है ये, मैं कार में गया, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये फुल स्टॉप हटा के आगे जो सेंटेंस है वो कुछ ऐसे अगर लिखूं, that my father gave me for my birthday, तो ये जो दैट से लेकर बर्थडे तक जो मैंने सेंटेंस लिखा है
उस सेंटेंस को ये अलग अलग कलर्स में मैंने इसीलिए लिखा है कि अगर आप सिर्फ ग्रीन वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे तो क्या उसका कोई मीनिंग निकल कर आ रहा है अपने आप में? जी नहीं, उसको मीनिंग चाहिए। आई वेंट आउट ऑन अ कार दैट माई फादर गेव मी फॉर माई बर्थडे। राइट स्टूडेंट्स, तो ये क्लॉजेज होते हैं, इनको मैंने बहुत डीपली आपको नहीं समझा रही हूँ, एक बेसिक सा समझा रही हूँ कि कई बार सेंटेंसेस का पूरा थॉट बताने के लिए आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेज जो होते हैं, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसका मीनिंग पूरी तरीके से बताने के लिए वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे निर्भर करता है। यानी अगर दो सेंटेंस है तो एक सेंटेंस का पूरा अर्थ सिर्फ तभी निकल कर आएगा जब दूसरा सेंटेंस भी उसको मिले, सहयोग में मिले। यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, जो मैंने ग्रीन वाला है, कि ये वाला जो है, ये ग्रीन वाला ही इसको सपोर्ट कर रहा है कि जो कौन सी वाली, ये जो कार है, तो ये कार कौन सी वाली कार है? वो वाली कार है जो बर्थडे के अंदर गिफ्ट में मिली थी, और वो दी किसने थी? मेरे पापा ने दी थी। तो यहाँ पर ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्लॉज आता है कि ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो इस वाले सेंटेंस पे, ग्रीन वाले पर डिपेंड कर रही है। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट क्लॉज का ये आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। यहाँ पर जो शब्द है जो इन्हें जोड़ रहा है, दैट, पिछला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसके अंदर था शब्द व्हेन, यहाँ अब हमने यूज़ किया है दैट। इस तरीके के बहुत सारे, देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच कंजंक्शंस जहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ये जो होते हैं वो जुड़ाव करते हैं सिर्फ इन्हीं वर्ड्स की वजह से। वही वर्ड्स अब हम देखेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में। यानी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक डिपेंडेंट क्लॉज को, इंडिपेंडेंट क्लॉज को, इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ते हैं और फिर एक अर्थ निकल कर आता है। राइट, अब यहाँ हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को पढ़ते हैं। A subordinating conjunction joins elements of an unparalleled sentence structure. Unparalleled sentence structure कौन सा होता है? जहाँ पर दो चीज़ें समान तौर पर नहीं होती, जैसे मैंने आपको and बताया था और as well as, ये दोनों बताए थे। एक क्विक रिवीजन यहाँ दे देती हूँ। जब हम and शब्द इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जितनी भी चीज़ों को हम उपयोग में ले रहे होते हैं उस वक्त, जो लिख रहे होते हैं सेंटेंस में, जैसे मैंने आपको राशन वाली चीज़ बताई थी कि अगर हम राशन के सामान की लिस्ट बना रहे हैं तो शुगर, सॉल्ट एंड, मान लीजिए एंड चिली पाउडर लिख लेते हैं, ठीक है, चिली पाउडर लिख लेते हैं। ये सब सामान जो है ये पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, मतलब समान है, ठीक है, ये पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, समान। ये है एंड शब्द का इस्तेमाल। जब इसमें ज़रूरी नहीं शब्द ही हों, सेंटेंसेस भी हो सकते हैं और दोनों सेंटेंसेस समान रूपी लेवल पर होते हैं, समान लेवल पर होते हैं। लेकिन जब हम एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर एज वेल एज के पहले का जो एज वेल एज, इसके पहले जो सेंटेंस होता है या इसके पहले जो क्लॉज होता है उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं कि मैं ये करता हूँ और इसके साथ ये भी कर लेता हूँ, ठीक है, कि मैं बैडमिंटन तो खेलता ही हूँ और बैडमिंटन इज़ द प्रायोरिटी एंड बैडमिंटन इज़ प्राइमरी, के बैडमिंटन तो खेलता ही हूँ, साथ ही साथ मैं दूसरा कोई गेम जैसे बास्केटबॉल भी खेल लेता हूँ। ये इस हिसाब से है, दोनों में ये अंतर होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया भी है। ये क्विक रिविजन्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि उसी में ही तभी आपको जाकर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो हैं वो और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस एलिमेंट्स ऑफ एन अनपैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर। दीज एलिमेंट्स आर यूजुअली अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या मतलब है इसका कि ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर को या जॉइन करते हैं जो पैरेलल नहीं हो, यानी जो समान लेवल पर जो नहीं होते उनको जॉइन करते हैं, पहली चीज़। यानी एंड शब्द जैसा कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं हो सकता, पहली चीज़। दूसरी, दीज एलिमेंट्स आर यूजुअली अ
डिपेंडेंट क्लॉज एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी ये वो वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं जिन सेंटेंसेस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता ही होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता ही होता है। अभी जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, दोनों ही एग्जाम्पल्स जो हैं दोनों में ही एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी था और एक डिपेंडेंट क्लॉज भी था। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही क्लॉजेस दोनों ही सेंटेंसेस में मौजूद थे। ऐसे ही सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये जो भी लिस्ट है बेटा, ये पूरी लिस्ट, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो किस में इस्तेमाल होते हैं, वो सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही होते हैं, सारे के सारे। और यहाँ तक भी ये और भी बहुत है, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हैं ये सभी, इनको अच्छे से देख लें। अब यहाँ देखिए, ये पूरा एक मैंने चार्ट की तरह आपके लिए प्रिपेयर किया है। मैं साइड में हो जाती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियरली दिख जाए। ये देखिए टोटल 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। टाइम, देखिए टाइम में कंपैरिजन, कंडीशन, रीज़न, रिलेटिविटी, ओपिनियन, ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। और ये हर एक कौन सा कंजंक्शन किस कैटेगरी में फॉल होता है वो भी मैंने आपको यहाँ बताया है। अब ये जो चार्ट है आप इसको बिल्कुल याद भी कर सकते हैं, एकदम मेमोराइज कर सकते हैं, एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी अगर आपकी है तो बिल्कुल वैसे पिक्चर क्लिक कर लीजिए दिमाग में, बिल्कुल ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेंगे तो आपको अपने आप इन शब्दों के इस्तेमाल आ जाएंगे, अपने आप वो आ जाते हैं। इसीलिए हमेशा रूट कॉन्सेप्ट जो होता है वो आना अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं आता बेटा तो ये बहुत मुश्किल है कि हम उससे कोई सेंटेंस बना पाएँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला, मैं 6 की बात कर रही हूँ, आफ्टर, देन, इफ़, एज, दैट, दो, ये जो सबसे पहले जो ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, टाइम में जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला वर्ड है वो सिर्फ आफ्टर नहीं है। आफ्टर, बिफोर, एज, सून एज लगभग सारे ही इक्वली इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसे कंपैरिजन है, उसमें ये दैन शब्द जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, कंडीशन में इफ़ इज़ द मोस्ट कॉमन कंजंक्शन जो इस्तेमाल होता है। रीज़न में एज है और बिकॉज भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कंजंक्शंस में है। इसके अलावा रिलेटिविटी में दैट काफ़ी यूज़ होता है। इसके अलावा बाकी भी जो हैं कॉमनली यूज़ ही होते हैं, लेकिन दैट पर स्पेशली अंडरलाइन मैंने इसलिए किया है क्योंकि बाकी के सारे WH कैटेगरी में भी जाते हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन नहीं होना है कंफ्यूज, राइट। यहाँ देखिए ओपिनियन में दो और ऑल्दो पर भी अंडरलाइन करना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर इसके अलावा जो है, इसका मैंने वो जो अंडरलाइन करा, इसका ये मतलब नहीं है कि यही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं उनके लिए ये सारे के सारे वर्ड्स कॉमनली यूज़ ही होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ आप देखिए, क्या आपको यहाँ पर इस पूरे WH है रिलेटिविटी में, यहाँ कहीं भी आपको व्हेन ये शब्द नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। लेकिन ये जो टाइम है, क्या इसमें आपको व्हेन नज़र आ रहा है? ये रहा। तो इसको आप WH इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं वो समझने की भूल नहीं करें। ये मैं स्पेसिफिकली इसी वक्त आपको इसलिए बता रही हूँ कि जैसे ही हम व्हेन, व्हाट, व्हाई जैसे ये शब्द देखते हैं तो आंख बंद करके हम इनको इंटेरोगेटिव मान लेते हैं। जी नहीं, ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। हर शब्द का एक इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो डिपेंड करता है, उस हिसाब से ही उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, इसका उदाहरण इस तरीके से करिए कि हो सकता है आपका नाम है राहुल, लेकिन घर पे अगर हो सकता है आपको छोटू या मोनू ये सब कह के बुलाते हो। कल को आप किसी ऑफिस में जब काम कर रहे हैं
उस ऑफिस में आप चाहेंगे कि आपको राहुल कहकर संबोधित किया जाए, भले ही आपके पेरेंट्स, आपका सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना आए, लेकिन जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं वहाँ एक औपचारिकता होती है जो निभानी ज़रूरी होती है, ठीक है। वहाँ आकर आप ये नहीं कि छोटू मोनू तुम कैसे हो, वहाँ पर ये नहीं होता। इसीलिए हर एक व्यक्ति का जिस तरीके से किरदार है, हर एक शब्द का भी अपना एक किरदार होता है और अपना एक रोल होता है। ये समझाने से पहले मैं ये किरदार वाली बात आपको इसलिए समझा रही हूँ कि हम किसी भी एक शब्द को देखते हैं और उसी वक्त अरे ये तो व्हेन विल यू गो देयर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये तो प्रश्नवाचक वाक्य है, कभी भी ये नहीं करना है। यहाँ पर मैंने इसका एक एग्जाम्पल आपको व्हेन शब्द का एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है, शीना और सिया वाला एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि कहाँ पे कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है और उसका क्या अर्थ निकला है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब यहाँ कुछ वर्ड्स देखिए, जैसे यहाँ आफ्टर है। समय का मैंने आपको पहले भी कई बार अर्थ बताया कि समय सिर्फ वो नहीं होता जो घड़ी में ही दिखाई दे कि अच्छा अभी 3 बज गए, अभी 4 बज गए, अभी 4:05 है। नहीं, एकमात्र ये अर्थ नहीं होता। समय का मतलब ये भी होता है कि ये काम मैंने अभी किया है, तो ये जो अभी शब्द है ये भी समय ही बता रहा है कि ये काम कब करा है, अभी 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 किया है। अभी अभी भी शब्द ही है, अब, तब, जब, ये सब समय ही है। आज, कल, परसों, कुछ समय के बाद, राइट। जब से मैं यहाँ हूँ, जब से मैं यहाँ हूँ, तब से लेकर अब तक, ये सब, ये जो शब्द है तब से लेकर अब तक, ये अपने आप में समय ही बताता है, राइट। ये सब समय के ही शब्द हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको किस चीज़ को लेकर क्या बात बताई जा रही है, वो सब समय ही बताता है, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको जो व्हेन का एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुकी हूँ, जो कि समय का है कि जब शीना और सिया पार्टी में मिले, ये मैं एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुकी हूँ व्हेन का। हम सीधे बढ़ते हैं यहाँ कंपैरिजन पे। कंपैरिजन भी मैंने जब आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स भी करवाए थे उसमें भी मैंने आपको समझाया था, और ये सारे वर्ड्स जो हैं उनके उदाहरण आपको दिए थे कि ये जो शब्द है देन, रादर से पहले देन शब्द समझिए, आपको दोनों इजीली एक्सप्लेन हो जाएंगे। एक होता है देन, दूसरा होता है देन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला वाला जो देन है उसका अर्थ होता है कि मान लीजिए आपको कोई स्टोरी सुना रहा है, ध्यान से सुनिए। जब भी आपको कोई स्टोरी सुना रहा है फिर आप पूछते हो अच्छा फिर क्या हुआ, तो आप उसको इंग्लिश में ये भी कह सकते हो देन व्हाट हैपेंड, मतलब उसके बाद या फिर। ये जो फिर है, उसके बाद है, ये सारे शब्द ही देन को दर्शाते हैं। लेकिन THAN, दैन, देन हमेशा तुलनात्मक चीज़ों को दर्शाने के लिए ही इस्तेमाल होता है। वो उससे ज़्यादा अच्छी है, शी इज़ बेटर दैन हर, यानी वो उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ाती है, वो उससे ज़्यादा अच्छे से पढ़ती है, वो उससे ज़्यादा समझदार है, शी इज़ स्मार्टर दैन हर। तो ये जो एक तुलना हो गई ना, उसके अंदर हम हमेशा ए वाला दैन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब ये शब्द को इस्तेमाल करके हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किस तरह से बना सकते हैं वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ जैसे ये वर्ड लिखा है रादर देन, तो रादर देन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि फ़्लाइट के बजाय मैं ट्रेन से ही चली जाऊँगी, ठीक है। सो यहाँ मैं ये सेंटेंस बिल्कुल इस तरह से लिख सकती हूँ कि रादर देन टेकिंग अ फ्लाइट आई विल प्रेफर टेकिंग ट्रेन, आई विल प्रेफर ट्रेन, ठीक है। आई विल प्रेफर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, है ना। इस तरीके से हम सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। तो बेटा रादर देन का क्या बेसिकली मतलब हुआ कि ये करने के बजाय मैं सोच रही हूँ कि मैं ये कर लूँ, राइट। कि फ़्लाइट लेने के बजाय मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्रेन ले लूँ, राइट। तो ऐसे में रादर देन यूज़ किया जाता है।
स्टूडेंट्स, बहुत जगह ये भी होता है कि रादर देन जो वो है उसे एक प्रपोजिशनल फ्रेज़ की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो हम समझेंगे प्रपोजिशंस में। यहाँ पर मैं अगर आपको यही समझा रही हूँ, यहाँ पर अगर आपको मैं कंजंक्शंस के बारे में बात कर रही हूँ, तो अपना दिमाग किसी भी दूसरी तरीके की पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर मत लेकर जाइए, राइट। जैसा कि मैंने आपको और बताया कि ये एक तुलनात्मक तौर पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं, तो देखिए तुलना किसके बीच में हुई, एरोप्लेन और ट्रेन के बीच में। मतलब आप ट्रैवल कैसे करेंगे, बाय फ्लाई, यानी आप फ़्लाइट लेंगे या ट्रेन लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि फ़्लाइट लेने के बजाय मैं ट्रेन ले लूँगी, राइट। तो ये एक तुलनात्मक तरीके से ये यहाँ पर ये रादर देन का इस्तेमाल हुआ है। ये चारों वर्ड्स इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कंडीशन पे। कंडीशन यहाँ पर मतलब एक सिचुएशनल चीज़ होती है। कंडीशन एक शर्त के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इफ़ सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाले कंजंक्शंस में से एक है। यहाँ पर है आई विल गो टू द पार्टी। अगर मैं ये सेंटेंस यहाँ पर लिखूँ, यहाँ लिखती हूँ आई विल गो टू द पार्टी, ठीक है। ये हो गया कि मैं पार्टी में जाऊँगी। यहाँ पर तो मैं देखा जाए तो एक तरीके से बता रही हूँ कि मैं पार्टी में जाऊँगी, लेकिन यही अगर मैं पहले लिख दूँ if I will go to the party then you also have to come with me, you all, तो यानी ये आगे का सेंटेंस और ऐड हो जाएगा। तो if का मतलब होता है अगर या फिर यदि। क्या होता है if का मतलब, यहाँ लिख देती हूँ, if का अर्थ होता है अगर या फिर यदि, कि यदि मैं पार्टी में गई तो यदि मैं पार्टी में जा रही हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। तो ये यदि शब्द या अगर शब्द है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इन सभी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई कंडीशन हो। आप कंडीशन रखते हैं, जैसे इफ़ ओनली, आई विल गो टू द पार्टी इफ़ ओनली यू विल कम विद मी। इफ़ ओनली यू विल कम विद मी मतलब सिर्फ तुम ही अगर मेरे साथ आए तभी मैं पार्टी में जाऊंगी, अगर तुम किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति को लेकर आओगे तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। तो इस तरीके के उदाहरण हम अभी एग्जाम्पल्स जो हैं उसमें भी देखेंगे, राइट। नेक्स्ट कम्स रीज़न। यहाँ रीज़न का क्या मतलब होता है कि जब हम कोई भी दो ऐसे क्लॉजेज़ हैं, तो वही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेज़ तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसका रीज़न, कि भाई कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, रीज़न, या फिर रीज़न का क्या अर्थ होता है, कारण, राइट। तो कारण हमें पता चल जाए कि मैं पार्टी में जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्यों का उत्तर देते हैं बेसिकली। तो रीज़न हमें वही सेंटेंसेस होते हैं, आई एम गोइंग टू द पार्टी बिकॉज आई एम अ पार्टी लवर, because it is my best friend's party. I am going to the party because it is my best friend's wedding, right? मैं पार्टी में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, राइट। तो यहाँ पर ये कारण बताते हैं कि क्यों जा रहे हैं। नेक्स्ट कम्स रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसको जो हमने कोरिलेटिव पार्ट 1 जो था कंजंक्शंस का, उसमें कोरिलेटिव कंजंक्शंस पढ़े थे, लेकिन उससे कनेक्टेड मत उसको समझिए। यहाँ पर रिलेटिविटी भी हाँ एक रिलेशन ही बता रहा है बेसिकली, और सिमिलर ही है, कोरिलेटिव से थोड़ा सा सिमिलर ही है, लेकिन इसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये वही हॉल है या ये वही बूफे है जहाँ पर मैं पहले भी आई थी, सो दिस इज़ द सेम बूफे। बूफे का मतलब बेसिकली होता है जो ओपन खाना होता है। हम कई बार रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आप ऑर्डर नहीं करते हो खाना, वहाँ पर ऑलरेडी एक तरीके से कहना चाहिए दस्तरखान लगा होता है। तो बूफे में जाने का मतलब ये होता है कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हो, उस रेस्टोरेंट के अंदर बुफे सिस्टम है, तो बूफे में आप गए हो और वहाँ पर आप उस जगह पर गए हो, तो आप उसको बेसिकली रेस्टोरेंट ना बोल के कई बार कहते हो कि मैं उस बूफे में जहाँ हूँ, ये मैं इस बूफे में पहले भी यहाँ आई हूँ बेसिकली। ये तो ये वही बूफे है जहाँ मैं पहले भी गई, दिस इज़ द सेम बूफे वेयर आई हैड कम बिफोर, राइट।
तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं रिलेटिविटी कि ये वही बूफे है जहाँ मैं पहले भी आई, राइट। तो ये एक रिलेशन बताता है। फिर से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज है। देन कम्स हमारा ओपिनियन। ओपिनियन एक विचार कि वैसे तो मुझे पढ़ना पसंद नहीं, हालांकि पढ़ना तो होगा ही। दो या ऑल्दो, ये हालांकि या फिर यद्यपि, इन शब्द ये अर्थ होते हैं इन शब्दों के, ठीक है। इवन दो का मतलब होता है फिर भी। मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, ऑल्दो पढ़ाई करना ज़रूरी होता है, हालांकि पढ़ाई करना ज़रूरी होता है। भले ही मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं, लेकिन पढ़ाई करना तो पसंद होता ही है, राइट। तो इस तरीके से जैसे एज इफ़ का यूज़ भी मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में। एज इफ़ का क्या मतलब होता है, जैसे कि, तो यानी एज इफ़ मतलब जैसे कि। तो जैसे कि ही इज़ बिहेविंग एज इफ़ ही इज़ वेरी बिज़ी, वो तो इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि तो वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो, बहुत ही ज़्यादा ही व्यस्त हों, राइट। तो इस तरीके का ये एक ओपिनियन होता है, एक विचार, एक थॉट होता है, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, बिफोर वी लेफ्ट होम आई हैड माई ब्रेकफास्ट। ये जो हैड है बेटा वो गलती से यहाँ नहीं आया है। एक हैड क्या आया है, हमारा जो परफेक्ट टेंस का हैड होता है एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो एक हैड है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हैड है हैविंग इट। मतलब ये था, जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन, मेरे पास है, तो यानी ये जो ब्रेकफास्ट है यानी नाश्ता है उसको ग्रहण करने के लिए, तो उसका अर्थ भी हैड ही होगा। और हैड ही क्यों आया, क्योंकि पास्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं ना, इसलिए। तो यहाँ क्या आया, बिफोर वी लेफ्ट होम, घर से निकलने से पहले मैंने नाश्ता कर लिया था। तो ये जो था है, एक हैड तो है था वाला और दूसरा वाला हैड है वो नाश्ता करना, उसके लिए है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर ये जो कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है बिफोर, वो कंजंक्शन है क्योंकि वही बता रहा है समय। कौन सा वाला कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट, समय वाला यानी टाइम वाला। वी लेफ्ट होम आई हैड माई ब्रेकफास्ट। वी लेफ्ट होम, हम घर से निकले, मैंने खाना खा लिया था। ये अर्थ कोई मीनिंग नहीं देता, ये जो सेंटेंस है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। घर से निकलने से पहले मतलब बिफोर अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो हमको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली जो नाश्ता किया वो कब किया। घर से निकलने से पहले वी लेफ्ट होम, हम घर से निकल गए, मैंने नाश्ता कर लिया था, ये कोई अर्थ नहीं होता, ये सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो ये होगा घर से निकलने से पहले मैंने नाश्ता कर लिया था। बिफोर एक समय बता रहा है और वो समय क्या है, घर से निकलने से पहले, राइट। नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड दे कम वी कैन स्टार्ट क्लास टुडे। प्रोवाइडेड दे कम मतलब यदि वे आ जाते हैं, तो यानी अगर वे आ जाते हैं हम ट्यूसडे से क्लास शुरू कर सकते हैं। क्या आ गया हमारा कंडीशन, ये पूरा प्रोवाइडेड दैट हम पहले भी कर चुके हैं। प्रोवाइडेड दे कम मतलब यदि वे आ जाते हैं ना, क्या आ गया हमारा कंडीशन, शर्त वाली चीज़ कि यदि वे आ जाते हैं तो हम जो है ट्यूसडे से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ही वॉज वॉशिंग हिज कार एज आई एक्सपेक्टेड। वो अपनी गाड़ी धो रहा होगा जैसे कि मैंने सोचा था। अब एज आई एक्सपेक्टेड वॉट डिड आई एक्सपेक्ट, मैंने क्या सोचा था, क्या उम्मीद की थी, मैंने ये ही उम्मीद की थी कि वो अपनी गाड़ी धो ही रहा होगा। क्या ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप में क्या कंप्लीट अर्थ दे रहे हैं, क्या नहीं। पहले वाला सेंटेंस, कार वाला सेंटेंस जो है ये ही वॉज वॉशिंग हिज कार, ये वाला तो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये तो इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से। लेकिन आई एक्सपेक्टेड वॉट, क्या एक्सपेक्ट कर रही थी मैं, तो वो हमको कैसे पता चल रहा है, जब हम ये दोनों को साथ में पढ़ेंगे। और जब साथ में पढ़ेंगे और तो जोड़ा किससे, एज, जैसा कि मैं उम्मीद कर रही थी, राइट।
देन कम्स इवन दो, ये ओपिनियन है, इवन दो द वेदर वॉज हॉरिबल, हालांकि जो मौसम था वो बहुत ही ख़राब था, दे स्टिल वेंट आउटसाइड। अब यहाँ पे फिर भी वे बाहर गए, हालांकि बहुत ही ख़राब मौसम था, या मौसम चाहे कितना भी ख़राब था फिर भी वे लोग बाहर चले गए। यहाँ अगर हम इवन दो हटा दे बेटा तो इस बात का वो अर्थ नहीं निकलेगा जो हम कहना चाहते हैं। हम बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि जब मौसम ख़राब होता है तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, राइट। लेकिन फिर भी अगर कोई बाहर निकल गया तो हम थोड़ा परेशान होके या गुस्से में आके कि इतना ख़राब मौसम था फिर भी वो लोग बाहर चले गए, तो ये फिर भी कहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो इस बात को बल देता है कि कितना गलत किया या ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं अपनी मम्मी की बात बताऊं, अपनी मतलब मेरी, सिर्फ मेरी मम्मी नहीं, अगर अपनी एक मम्मी जो है, एक मदर जो होती है, उनकी अगर बात बताऊं तो है, कहा था मैंने कि अगर नहीं पढ़ाई करी तो रिज़ल्ट ख़राब आ सकता है। तो जब हम शब्दों पर जोर देते हैं, शब्दों पर स्ट्रेस देते हैं, तो एक टोन बनती है, वही टोन का जो अर्थ होता है ना बेटा, उसी से एक भाषा बन जाती है। तो हर एक शब्द की अपनी एक टोन होती है, अपना एक लहजा होता है, अपना एक अर्थ होता है। हम जो ये पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं ना, इसीलिए ये टेंसेस से पढ़ना बेहद आवश्यक होता है और समझना आवश्यक होता है। और याद करने से ये नहीं आता, समझने से ही आता है, इसीलिए मैं आपको हर एक एग्जाम्पल इंडिविजुअली समझाती हूँ। ठीक है, ये बेसिक सेंटेंसेस अगर आपको बनाने आ गए ना, आप फिर सारे सेंटेंसेस इजीली बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ही लव्स ट्रैवलिंग, उसे ट्रैवल करना यानी यात्रा करना या घूमना फिरना बहुत पसंद है, ही लव्स ट्रैवलिंग। वेयर एज हिज वाइफ लव्स टू स्टे एट होम, उसे घूमना बहुत पसंद है। उसके उलट, कॉन्ट्रास्ट बेसिकली यहाँ दिखाया जा रहा है, एक विपरीत जो है वो दिखाया जा रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन है। हिज वाइफ लव्स टू स्टे एट होम, मतलब हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड को घूमना बहुत पसंद है, कि उसे तो घूमना बहुत पसंद है, वहीं उसकी वाइफ को घर पे रहना अच्छा लगता है, मतलब उसे तो घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, वहीं उसकी वाइफ को घर पे रहना पसंद है, यानी उसकी वाइफ को घूमना फिरना कुछ खास पसंद नहीं है। तो एक कंपैरिजन, एक तुलना दर्शाई गई है, जी हाँ दर्शाई गई है। I have never eaten at that restaurant before, कौन सा रेस्टोरेंट, ये जिस किसी भी रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोग हैं, 3-4 लोग आपस में बैठे हैं, 3-4 फ्रेंड्स आपस में बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं और किसी XYZ रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये XYZ रेस्टोरेंट जो है, ये बात कर रहे हैं कि हम इस रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो एक ने कहा, जैसे ये ABCD लोग हैं, मान लो ABCD, तो यहाँ A ने कहा कि हम लोग XYZ रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने चलेंगे। तो जो C है उसने कहा कि मैंने उस रेस्टोरेंट में, ये XYZ को उस करके कह रही है, उस रेस्टोरेंट में खाना कभी नहीं खाया है, तो एक इंडिकेट करना हो गया। तो क्या एक रिलेशन बना, किससे रिलेशन बना, रेस्टोरेंट से, कि मैंने उस रेस्टोरेंट से, मैं उस रेस्टोरेंट में कभी नहीं गई हूँ पहले, कि मैं पहले उस रेस्टोरेंट में कभी नहीं गई हूँ। तो ये एक रिलेशन बना, दर्शाना, बेसिकली रिलेटिविटी क्या होती है, एक तरीके से दर्शाना। ठीक है, मैं उस इंसान से पहली बार नहीं मिली हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में तुम बात कर रहे हो वो कौन है, राइट, जिस व्यक्ति के बारे में तुम बात कर रहे हो वो कौन है। तो ये एक रिलेटिविटी दिखाना होता है बेटा। तो आया समझ में, दर्शाना होता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, दैट इज़ इट। ठीक है, अब हम एक पॉइंट और देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज का। पंक्चुएशंस मैंने आपको जो बताए थे, तो पंक्चुएशंस विद कंजंक्शंस जो हमने पहले 4 पढ़े, उनका तो मैंने आपको जो पहले, इनफैक्ट जो 3 पढ़े थे, वो जो कौन कौन से पढ़े थे, कोऑर्डिनेट, कोरिलेटिव और कंपाउंड, इन तीनों के साथ पंक्चुएशंस विद कंजंक्शंस बता दिए थे कि वहाँ पंक्चुएशन कैसे लगता है। यहाँ पर चूंकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की बात आ रही है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में, तो यहाँ किस तरीके से पंक्चुएशन लगना है, किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, देखते हैं।
while using the subordinating conjunctions to attach dependent and independent clauses in a sentence, there are two ways to construct these complex sentences, and one of them requires a comma separating the two clauses. यहाँ पर बेसिकली ये हम बात करते हैं कि जब दो clauses हैं, एक डिपेंडेंट है दूसरा इंडिपेंडेंट है, तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए कुछ केसेस में हमें कॉमा लगाना पड़ता है, कुछ केसेस में कॉमा नहीं भी लगाना पड़ता है. किस केस के अंदर कॉमा लगाना पड़ेगा वो जानते हैं. द कॉमा बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हेन the subordinating conjunctions are placed at the start of the sentence. यानी अगर जो subordinate clause है, subordinate conjunctions अगर है, यानी जो clause है, जो दो clauses है dependent और independent, अगर इन दोनों clauses के शुरुआत में ही, अगर उस sentence के शुरुआत में ही subordinating conjunction का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर dependent clause को इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेपरेट करने के लिए कॉमा हमको लगेगा. ये देखिए, ये सेंटेंस में हमने क्या कंजंक्शन जो है, कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सेंटेंस के शुरुआत में ही इस्तेमाल किया है. क्या वहाँ पर कॉमा लगा है? जी हाँ, लगा है. तो ऐसे केसेस के अंदर हमको ये इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स आगे भी देख लेते हैं. दोनों क्लॉजेस को जब सेपरेट करना हो, अब आगे देखते हैं. इफ़ यू आर गोइंग फॉर गोल्ड आई विल कम विद यू. यानी यहाँ पर भी देखिए इफ़ आ गया, तो यहाँ पर इफ़ यू आर गोइंग फॉर गोल्ड आई विल कम विद यू. अगेन आई विल कम विद यू इफ़ यू आर गोइंग फॉर गोल्ड. मैं तुम्हारे साथ, आई विल कम विद यू इफ़ यू आर गोइंग फॉर गोल्ड. यहाँ पर इफ़ यहाँ पर कहीं आया है, यानी सेंटेंस के बीच में है. इफ़ इज़ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो इफ़ अपने आप के अंदर ही जो है सेपरेट कर रहा है दोनों ही सेंटेंसेस को, दोनों ही क्लॉजेस को, तो इसमें जो कॉमा है वो नहीं आएगा. दो वी आर रनिंग लेट वी कैन हेल्प यू इंस्टॉल योर होम थिएटर. दो हालांकि तुम लेट हो, हालांकि हम लेट हो रहे हैं, हमें देरी हो रही है, लेकिन हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारा होम थिएटर इंस्टॉल करने के लिए. होम थिएटर शायद इंस्टॉल कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो होम थिएटर का, उसमें समय लगता है कि भले ही हम लेट हो रहे हो, हालांकि हम लेट हो रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारा होम थिएटर तो इंस्टॉल कर देंगे. आ गया कॉमा. देन वी कैन हेल्प यू इंस्टॉल योर होम थिएटर दो वी आर रनिंग लेट. यहाँ पर भी दो आ गया, तो दो कहाँ पर है? यहाँ सेंटेंस के बीच में है. तो यहाँ दो शब्द जो है उसकी वजह से हमें इस सेंटेंस को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है. राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात और है. जैसा कि आपको बताया गया कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हमारा कंजंक्शन आ रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रहा है, तो उस केस में तो आपको कॉमा से सेपरेट करने की ज़रूरत है. लेकिन अगर वही सेम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस के बीच में आ रहा है, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ यूजिंग कॉमा. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि ये रूल एज, whereas और although, इन तीनों के केसेस में नहीं लगता है. यानी अगर as, whereas, although ये तीनों में से कोई भी अगर सेंटेंसेस, मतलब यहाँ सेंटेंस के बीच में भी आ रहा होगा तो भी हम उसके पहले कॉमा लगाएंगे. मैंने आपको पहले की स्लाइड्स पे जो एग्जांपल दिया था, जैसे ही मस्ट बी वॉशिंग हिज, ही वॉज वॉशिंग हिज कार एज आई एक्सपेक्टेड, उसके अंदर एज के पहले कॉमा है. वेयरएज का एग्जाम्पल भी एक दिया था, दैट ही लव्स टू ट्रैवल, ही लव्स ट्रैवलिंग, वेयरएज हिज वाइफ लव्स टू स्टे एट होम, उसमें भी वेयरएज के पहले कॉमा है. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम यहाँ तो आपने ये रूल बताया लेकिन एज और वेयरएज के पहले कॉमा लगा दिया, क्योंकि ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके पहले कॉमा लगता है. राइट स्टूडेंट्स,
एक चीज़ जल्दी से और समझिए, जैसा कि मैंने बताया हम बेसिक से सीख रहे हैं, एकदम बेसिक से। तो ये जो मैंने आपको एक्सेप्शनल केस बताया है ये सटीक केसेस हैं, ठीक है। ये वो केसेस नहीं है, हायर लेवल के केसेस अभी तक उसकी बात नहीं करी है, वो हम बाद में बात करेंगे जब हम एक लेवल हायर सीखने के लिए सीखेंगे, राइट। लेकिन अभी चूँकि हम बेसिक लेवल पर हैं तो वहाँ आप सिर्फ ये सीखिए कि एज, वेयर एज, ऑल्दो, कुछ केसेस में दो शब्द जो है THOUGH, कुछ केसेस में दो शब्द के पहले भी कॉमा लगता है अगर दो शब्द सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये कुछ ही सेंटेंसेस में होता है, हर बार नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो रूल इस पर अप्लाई हुआ है वो सटीक अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब ये दो वाला जो एक्सेम्पशन है वो सटीक एक्सेम्पशन नहीं है कि कुछ केसेस में होगा कुछ केसेस में नहीं होगा, लेकिन एज, वेयर एज और ऑल्दो ये सटीक वाले हैं। तो अभी आपको यही ध्यान रखना है, अभी आपको ये दो वाले याद नहीं रखने हैं क्योंकि ये जब हम हायर लेवल पढ़ेंगे तब समझेंगे। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। यहाँ अब हम आ गए हैं एडवर्बियल कंजंक्शन पे, जो कि है हमारा लास्ट टाइप ऑफ कंजंक्शंस। जैसे कि नाम बता रहा है, एडवर्बियल कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जिनके अंदर एडवर्ब वाली क्वालिटी होती है। एडवर्ब्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड आई एम श्योर आपको अच्छे से याद भी होगा। क्विकली इसे समझते हैं। दे हेल्प ब्रिंग टुगेदर टू कंप्लीट थॉट्स। ये अच्छे से समझिएगा, दो कंप्लीट बातें, कंप्लीट थॉट्स जो हैं उनके बाद दो कंप्लीट थॉट्स को साथ में लेकर आते हैं। कैसे? लाइक सम ऑफ द अदर कंजंक्शंस व्हाइल आल्सो बीइंग एडवर्ब्स देमसेल्व्स, यानी दो बातों को तो साथ में लेकर आते ही आते हैं। भाई कंजंक्शंस का काम ही यही होता है कि दो चीज़ों को साथ में लेकर आओ, भले ही वो कंपैरिजन की वजह से ला रहे हैं, भले ही वो कुछ कोई रिलेशन के हिसाब से, मतलब रिलेटिविटी के हिसाब से साथ में लेकर आ रहे हैं, भले ही तुलनात्मक तौर पे, भले ही समय के तौर पे किसी भी वे में बात कर रहे हों, भले ही नेगेटिव, भले ये बात कर रहे हो कि ये भी ख़राब है और वो भी ख़राब है, लेकिन एक तरीके से कनेक्शन तो है ही ना। कनेक्शन तो बैठ ही रहा है कि दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों ही खराब हैं, ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। दोनों में फिर से क्या एक कनेक्शन बन रहा है कि दोनों ही अच्छे हैं, ये कनेक्शन बन रहा है। ये तो ठीक है लेकिन ये इससे बेहतर है, फिर से कनेक्शन बन रहा है कंपैरिजन का। तो ये कंपैरिजन इस तरीके से डायगनली इनको ज्वाइन करता है, यानी हर वो बात जो किसी ना किसी तरीके से दो बातों को किसी ना किसी तरीके से जोड़ दे, वो कंजंक्शन है। एडवर्बियल कंजंक्शन में एक और ख़ास बात ये होती है कि ये कनेक्शन जोड़ते समय ये कंजंक्शंस एडवर्ब भी कहलाते हैं, यानी एडवर्ब्स का रोल भी प्ले करते हैं। बहुत मल्टीटास्किंग है इसका मतलब। कंजंक्शंस while also being adverbs themselves, they are also called conjunctive adverbs। ये नाम अच्छे से ध्यान रख लें स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत जगह आपको, मान लीजिए आप एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, तो बिल्कुल हो सकता है कि आपको वहाँ पर वो एक्सरसाइज एडवर्बियल कंजंक्शन के नाम से ना मिले और कंजंक्टिव एडवर्ब्स के नाम से मिले। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, अलग अलग नहीं है। तो ये चीज़ का, इन बातों का आपको ध्यान रखना है, राइट? क्योंकि ये क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा जाता एग्जाम में दैट व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर एडवर्बियल कंजंक्शन, ये क्वेश्चन कभी नहीं आता है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है कि अलग अलग नाम से अलग अलग एक्सरसाइजेज होती है तो आपको वो हेल्प करें, ठीक है। अब ये कुछ लिस्ट है कुछ ऐसे एडवर्बियल कंजंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल होता है तुलना करने के लिए, कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब बेटा होता है ऑपोजिट, ये जितना अच्छा है वो उतना ही बुरा है। यानी मैंने दो पेन खरीदे, ये पेन, पहला पेन जितना स्मूथली चलता है दूसरा पेन उतना ही खराब चलता है। कॉन्ट्रास्ट हो गया, मानी एकदम विपरीत हो गया एक दूसरे के, उसे कहा जाता है कॉन्ट्रास्ट। उसके लिए ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। टाइम के लिए, ये टाइम का भी मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा दिया है, आपको सिर्फ इनका इस्तेमाल ही करना सीखना है, जो कि मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू सिखा ही रही हूँ। बाकी बेटा एक दफ़ा तो इनको याद भी करना ज़रूरी रहेगा ताकि आपको इनका इस्तेमाल करना आए। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहेंगे ना
तो प्रैक्टिस करने में आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना आ जाएगा। फिर भले ही आप ये याद नहीं भी करेंगे, अच्छा टाइम के अंदर ये इस्तेमाल होता है, भले आप ये याद ना भी करें, अगर आपको लेटली इस शब्द का अगर इस्तेमाल ही करना आ गया तो ये लेटली शब्द एडवर्बियल कंजंक्शन है या कोई और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या कोई तीसरा कंजंक्शन है, भले आपको ये पता है या नहीं पता, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, कोई असर नहीं पड़ता। ये नाम आपको पहले इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि आपको ये आप लेटली इस शब्द तक पहुंच सके पहले और सीख सकें, समझ सकें। तो इनके इस्तेमाल करना सीखिए ताकि आपको ये समझ में आ सके, ठीक है। समय, इसके अलावा टू एम्फसाइज, ये बहुत ज़रूरी है और ये नया भी है। एम्फसाइज करना मतलब किसी चीज़ पर स्ट्रेस देना या किसी चीज़ पर बल देना। शी इज़ अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। अनडाउटेडली शी इज़ अ गुड गर्ल, मतलब इस बात में तो कहीं कोई शक ही नहीं कि वो एक अच्छी लड़की है। यानी ये अनडाउटेडली, मैं इस बार क्लास में फर्स्ट रैंक लेकर आऊँगी, यकीनन मैं इस बार क्लास में फर्स्ट रैंक लेकर आऊँगी। ये जो यकीनन पक्का है, एकदम पक्कम पक्का मैं इस बार क्लास में फर्स्ट रैंक लेकर आऊँगी, ये जो पक्कम पक्का जैसे शब्द हैं उनको भले ही उपयोग में ना लिया जाए, लेकिन ये शब्द एक बल देते हैं इस विचार को कि कितना ज़्यादा ये इस बात को लेकर डेडिकेटेड है कि ये फर्स्ट रैंक लेकर आएगी, राइट। तो यहाँ पर ये एम्फेसिस है। क्या बोला अभी मैंने कि पक्कम पक्का या डेफिनेटली मानकर चलते हैं कि भले ही डेफिनेटली जैसा शब्द है या पहले अनडाउटेडली जैसा शब्द मैंने इस्तेमाल करा कि अनडाउटेडली शी इज़ अ गुड गर्ल, undoubtedly she is a good girl, यही है सेंटेंस। और मैंने अभी भी क्या कहा कि ये शब्द इस्तेमाल ना भी हो तो भी सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलता, यानी अगर अनडाउटेडली शब्द का इस्तेमाल नहीं हो तो भी सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलेगा, ठीक है। शी इज़ अ गुड गर्ल, ये अच्छी लड़की है और यकीनन अच्छी लड़की है, कोई शक ही नहीं है इस बात पे। तो हमने सिर्फ इस बात पर एक बल दिया है, अर्थ अभी भी वही है। क्या एडवर्ब्स की भी यही क्वालिटी होती है? हाँ, एडवर्ब्स की भी यही क्वालिटी होती है कि भले ही उनको सेंटेंसेस में नहीं भी अगर रखा जाए तो भी वो बात समझा देते हैं। यानी शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, वहीं लिखे शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। अब सुंदरता का कोई पैमाना तो है नहीं, वेरी से भी हमको ये तो समझ में आ नहीं गया कि आधा किलो ज़्यादा सुंदर है या 2 किलो ज़्यादा सुंदर है, ये तो हमको नहीं समझ में आया। सिर्फ इस बात को बल देने के लिए हमने वेरी शब्द का इस्तेमाल कर दिया, हाँ के ना? हाँ। तो यानी वेरी शब्द उस सेंटेंस से हटा भी देते तो भी वाक्य का अर्थ नहीं बदलता। यहाँ पर अनडाउटेडली इस शब्द को हटा भी दिया जाए तो भी इस वाक्य का अर्थ नहीं बदलता, राइट। क्या आप कनेक्शन बैठा पा रहे हैं कि क्यों एडवर्बियल कंजंक्शंस है ये? यही आपको बेसिक रूट अर्थ समझना है स्टूडेंट्स। और एक मेरी यहाँ रिक्वेस्ट है आपको, कंजंक्शंस वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वैसे तो पूरी इंग्लिश ग्रामर जहाँ भी हो रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना रीडिंग करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आती जाएगी, लेकिन मैं कंजंक्शंस की बात कहूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा टाइप्स, इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, कितने भी एग्जाम्पल्स आपको बता दिए जाएं तो उनको आप याद या मेमोराइज तो नहीं ही कर सकते ना, कहाँ तक एग्जाम्पल्स देते जाएंगे बताइए। इसके लिए आप जितना रीड कर सकते हो ना बेटा, जैसे आपकी जो सिलेबस की किताबें भी अगर हैं, इंग्लिश में की जो बुक्स हैं उनको भी अगर आप रीड करोगे ना और फिर इस विचारधारा से अप्लाई करोगे उस पर कि अच्छा यहाँ अनडाउटेडली आया है, अच्छा यहाँ डेफिनेटली आया है, आपको बहुत जल्दी ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। क्या आपको ये समझ में आया अच्छे से? यहाँ देखिए, टू समराइज़, समराइज़ का मतलब क्या होता है? एक छोटे रूप में, एक तरीके से जब हम रिविज़न करते हैं, जैसे मैं भी आपके लिए क्विक रिविजन्स लेकर आई थी और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल के सभी टीचर्स जो हैं आपके लिए एग्ज़ाम टाइम में क्विक रिविजन्स लेकर आते हैं। वो क्विक रिविजन क्या होता है? समराइज्ड फॉर्म ही होता है ना कि समावेश, पूरे चैप्टर का समावेश कुछ कम शब्दों में, वही समराइज करना होता है कि समरी। तो उसके लिए ब्रीफली, मेयरली, क्विकली, ये सारे शब्द जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। देन कम्स
टू एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई में कौन कौन से शब्द हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है कि उदाहरण के तौर पे, उदाहरणीय है ना, उदाहरणीय। फॉर इंस्टेंस भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्दों में से एक है स्टूडेंट्स, लेकिन फॉर इंस्टेंस एकेडमिक्स में अधिकतर यूज़ होता है, मतलब स्टूडेंट्स ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर्मल भाषा में यानी औपचारिक भाषा जिसे कहा जाता है उसमें फॉर इंस्टेंस बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला शब्द है, ठीक है। तो यानी ये भी बहुत कॉमनली है। तो यानी एग्जाम्पलीफाई करना किसी चीज़ पर उदाहरण देने के हिसाब से कि इस तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स में से कुछ हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट यानी असर, तो इसके अनुसार, उसके अनुसार, अकॉर्डिंग, कॉन्सिक्वेंटली। अकॉर्डिंग तो आपने बहुत कॉमनली आप जानते होंगे कि इसके अनुसार ये बात होती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और उसके बाद आपको जो भी बात कहनी हो कि इस वाक्य के अनुसार या इस कथन के अनुसार हमें ये पता चलता है कि, और फिर हम आगे अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली का अर्थ क्या होता है? कॉन्सिक्वेंटली शब्द बना है कॉन्सिक्वेंस से, और कॉन्सिक्वेंस का होता है जो रिज़ल्ट या किसी चीज़ का क्या रिज़ल्ट निकला है, कि भाई इसके चलते ये रिज़ल्ट निकला है। जैसी आप पढ़ाई करोगे वैसा ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो उसने बहुत अच्छे से साल भर उसने अच्छी पढ़ाई नहीं की, कॉन्सिक्वेंटली उसका रिज़ल्ट भी ठीक नहीं आया, यानी पढ़ाई ठीक से नहीं की और इसी के चलते अर्थ है कॉन्सिक्वेंटली का। हेंस, दस, इसी तरीके के कुछ वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो इफ़ेक्ट को या असर को दर्शाते हैं, राइट। देन कम्स सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, या ए के बाद बी के बाद सी। ये पूरी एक कतार को एक मतलब जम्बल्ड ना होना, जम्बल्ड मतलब आगे पीछे ना होके एक सही सटीक कतार में किसी चीज़ को करना या कहना ही सीक्वेंस कहलाता है, राइट। इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं? फर्स्ट, यानी मान लीजिए आप किसी चीज़ के निर्देश दे रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाय बनाना ही सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या लेंगे कि उसके लिए मान लीजिए आप स्टेप्स बता रहे हैं, तो क्या कि सबसे पहले एक पैन लीजिए, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी चढ़ाइए, गैस ऑन कीजिए, जब पानी उबल जाए तो उसमें चाय पत्ती डाल दीजिए। तो ये एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले कौन सा काम करना है, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप कौन सा होगा, थर्ड स्टेप कौन सा होगा। आपको अगर किसी को चाय बनाना सिखाना है, आप कभी पहले ये नहीं करोगे कि सबसे पहले तो चाय पत्ती डाल दो पतीले में, फिर पानी उबाल दो, फिर अब कहाँ डालेंगे चाय पत्ती, आपको वो सारा सीक्वेंस बताना पड़ेगा, राइट। ये नहीं होगा कि पहले चाय पत्ती डाल दो, फिर पतीला ले लो, फिर उसमें पानी डाल दो। चाय पत्ती कहाँ डालेंगे, उस जलती हुई गैस के अंदर? नहीं ना। तो ये सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस को समझाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो है फर्स्ट, नेक्स्ट, फाइनली, मतलब आखिरकार, और फिर फर्दर मोर मतलब इसके आगे, इन एडिशन, मोर। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या दर्शाते हैं, उस सीक्वेंस को, उस कतार को, राइट स्टूडेंट्स। ये क्लियर है? आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। I was looking for a tea stall. Additionally, I needed a salon for a complete makeover. यानी मैं एक चाय की थड़ी, टी स्टॉल क्या होता है, चाय की थड़ी, कि मैं चाय की थड़ी देख रहा था, ढूंढ रहा था, साथ ही साथ मुझे एक सैलून भी देखना है, मुझे अपना कंप्लीट मेकओवर करवाना है। मेकओवर करवाने का मतलब है कि मैं पूरी तरीके से, जिस तरीके से अभी दिख रहा हूँ, मुझे अपना अच्छे से एक सैलून में जाना है, या पार्लर भी कह सकते हैं, पार्लर में जाना है कि मैं थोड़ा सा दिखने लायक बन जाऊँ, मुझे सर से पैर तक अपना मेकओवर करवाना है, राइट। मेकओवर का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा कायाकल्प, कि मुझे अपना कायाकल्प करवाना, अपनी काया थोड़ी सी सुधारनी है कि मैं भी दिखने में थोड़ा अच्छा लगूं, साफ सुथरा सा लगूं, थोड़ा बहुत दिन हो गए सैलून गए हुए, राइट। अब इन दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना है क्या? कहाँ टी स्टॉल और कहाँ सैलून, कहाँ अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एक बेहतर जगह है दूसरी कमतर, नहीं,
लेकिन दोनों अलग अलग जगह हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर एडिशनली का मतलब ये है, एडिशन करने का मतलब क्या होता है, जोड़। तो मैं चाय पत्ती, नॉट चाय पत्ती, सॉरी, चाय की थड़ी भी ढूंढ रहा हूँ, साथ ही साथ अगर मुझे कोई सैलॉ भी मिल जाए ना, मुझे ज़रूरत है, नीड मतलब ज़रूरत है कि कोई सैलॉ भी दिख जाए मुझे, तो मुझे अपना पूरा मेकओवर करवाना है भाई, राइट। क्लियर है, समझ में आया। आगे ये चीज़ें आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। याद करने वाली चीज़ नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, राइट। नेक्स्ट कम्स, Tim was banking on his skills as a salesman. Meanwhile, he should have researched the clients. Meanwhile का क्या मतलब है, इसी दौरान, यानी Tim was banking on his skills as a salesman, मतलब Tim जो है वो एक सेल्समैन है। बैंकिंग ऑन हिज स्किल्स का मतलब कि पूरी तरीके से अपनी स्किल्स पे, उसमें जो भी कला है या उसकी जो भी उसके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी प्रतिभा है, पूरी तरीके से वो उसी पर ही खेलता है, पूरा उसी पर ही वो काम करता है कि भाई वो अपनी सेल्समैन पूरी अपनी स्किल्स पर अपना काम करे। मीनवाइल, लेकिन उसी दौरान उसे क्लाइंट्स के बारे में भी रिसर्च करना चाहिए। मतलब सिर्फ अपनी स्किल्स पे काम करना काफ़ी नहीं है, आप अपनी स्किल्स तो इम्प्रूव कर लोगे, लेकिन आपकी स्किल्स तभी रिजल्ट देंगी जब वो सही दिशा में हो, राइट। आपने तेज़ दौड़ना सीख लिया, लेकिन आपका तेज़ दौड़ना तभी काम आएगा जब आप किसी ऐसे स्पोर्ट्स में हो जहाँ पे दौड़ने की ज़रूरत है। अगर आप चेस खेलते हो तो सिर्फ आप दौड़ रहे हो तो क्या फ़ायदा है, नहीं है ना फ़ायदा। मे बी मेडिटेशन विल हेल्प यू, कोई भी एक्सरसाइज मददगार ही होती है, लेकिन चेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी होगी, तो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी ना बेटा। लेकिन दौड़ना, अगर आप कोई एथलीट हैं या कोई भी ऐसे प्लेयर हैं जिसके अंदर दौड़ना प्राइमरी लिस्ट में आए, प्राइमरी पर आए, तब तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है ना। तो ये हमें ध्यान देना ज़रूरी है। तो यानी इसी दौरान इसे, जो टिम है, उसे क्लाइंट्स के लिए रिसर्च भी करना चाहिए ताकि उसकी स्किल्स और ज़्यादा उसके काम आ सकें, राइट। नेक्स्ट इज़, आई शाउटेड माई डिस्कम्फर्ट आउट, मतलब मैं जहाँ कहीं भी हूँ, आगे का सेंटेंस नहीं पढ़ा मैंने तो मैं नहीं जानती, ठीक है। सो आई शाउटेड माई डिस्कम्फर्ट आउट, मतलब मैं जहाँ कहीं भी हूँ वहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, सहज नहीं हूँ, इसीलिए क्या हूँ, अनकंफर्टेबल। और मैंने अपने डिस्कम्फर्ट के बारे में खुलकर एकदम बता दिया। दैट इज़, आई डिडंट लाइक द स्टेयर्स आई वॉज गेटिंग, यानी हो सकता है कुछ लोग मेरे इर्द गिर्द हैं और मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। कितना अजीब लगता है ये, ज़रा सा भी हम कंफर्टेबल फील करते हैं कि अगर कोई हमें घूर घूर कर देखने लग जाए, नहीं ना। ऐसा ही कुछ इस आय के साथ हो रहा है कि इस आय को सब घूर घूर कर देख रहे हैं। आय मतलब जो भी व्यक्ति यहाँ आए, हो सकता है लड़का है, हो सकता है लड़की भी है, तो इसे सब घूर घूर कर देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये दैट इज़ अगेन क्या बताया जा रहा है कि मुझे सब घूर घूर कर, मैंने अपना डिस्कम्फर्ट, मैं जिस वजह से अनकंफर्टेबल हो रही थी उसके बारे में मैंने सबको खुलकर बताया। क्या बताया, मैंने ये बताया कि मुझे जो लोग घूर घूर कर देख रहे हैं मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है, राइट। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। Mala was on her way back home, therefore the world she left behind her didn't bother her as much. मतलब मिला, एक लड़की का नाम है मिला, वो अपने घर को जा रही थी, वो अपने घर पर जाने के रास्ते पर थी, वो अपने घर को जा रही थी। Therefore, और इसी वजह से जिस दुनिया को वो पीछे छोड़ आई थी उस दुनिया से उसे अब कोई लेना देना नहीं था। चूँकि मिला अपने घर जा रही थी, इसीलिए उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जो दुनिया वो अपने पीछे छोड़ आई, इस वजह से वो पीछे छोड़ी हुई दुनिया का अब उसके दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ता, राइट। तो देखिए यहाँ पर therefore, इसीलिए, यानी हो सकता है वो किसी ऐसी जॉब में हो जो उसे बहुत ज़्यादा टेंशन देती हो, है ना। सबको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं भी होता है। तो अगर मिला जो है वो अगर ऐसी लड़की है जिसे बिल्कुल भी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, मान लीजिए, लेकिन अब वो अपनी जॉब छोड़कर वापस अपने घर जा रही है, अपने पेरेंट्स के पास जा रही है, तो क्या अब उसके ऑफिस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या मिला को बॉदर करेगा, उसे टेंस्ड करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यही कहा जा रहा है
कि मिला जो है वो चूंकि अब अपने घर वापस जा रही है, और इसी वजह से therefore इसी वजह से जिस दुनिया को वो अब पीछे छोड़ आई है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, और वो दुनिया में होने वाली कोई भी झंझट अब उसे चिंतित नहीं करेगी। राइट स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? आगे बढ़ें। अब यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं एडवर्बियल कंजंक्शंस के पंक्चुएशन को इस्तेमाल करने के लिए कि कौन सा पंक्चुएशन एडवर्बियल कंजंक्शन में इस्तेमाल होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको पहले बता दूँ स्टूडेंट्स कि हमने जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अभी देखे, सिर्फ उसी के अंदर ही हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहे हैं कि वहाँ ऐसे होता है। ऐसा नहीं है कि एडवर्बियल कंजंक्शन में भी सेम होता हो, नहीं, यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बिल्कुल हो सकते हैं और हैं भी। राइट, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए जो पढ़ा था उसके रूल्स गलती से भी या कोई डाउट दिमाग में रख के किसी भी वजह से एडवर्बियल कंजंक्शंस में आप ना लगाएं। क्यों स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ ये, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार ऐसी गलती कर जाते हैं। अब देखते हैं हम एडवर्बियल कंजंक्शन का पंक्चुएशन। देखिए, इन द केस ऑफ एडवर्बियल कंजंक्शंस joining two independent clauses, the most common punctual practice is to use a semicolon before it and a comma after that while the two complete thoughts are situated on the either side. ये complete thoughts कौन से हैं? जो clauses है या जो sentences हैं। यहाँ पर आप पहले समझिए सेमीकोलन क्या होता है। ऊपर एक डॉट और नीचे एक कॉमा, इसे कहा जाता है सेमीकोलन। कई जगह आप बिल्कुल इसका प्रोनाउंसिएशंस सुनेंगे या देखेंगे सेमाइकोलन, लेकिन हम सेमीकोलन ही बोलेंगे। राइट, ये स्टूडेंट्स कैसे बनता है, और ये होता है कोलन। जो दो डॉट्स होते हैं ऊपर नीचे उसे कहते हैं कोलन, और ये होता है सेमीकोलन। राइट, यहाँ पर हमें जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि हम जो कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, जो इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे ये एक क्लॉज है, फिर ये हमारा कंजंक्शन है, कौन सा? एडवर्बियल कंजंक्शन, और फिर ये दूसरा सेंटेंस है, यानी दो सेंटेंस के बीच में हम एडवर्बियल कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एडवर्बियल कंजंक्शन से पहले सेमाइकोलन या सेमीकोलन और इसके बाद कॉमा लगेगा। राइट, ये बात बताई जा रही है आपको कि इस कंजंक्शन से पहले सेमीकोलन और इसके जस्ट बाद कॉमा इस्तेमाल किया जाता है, लगाया जाता है, या फिर पहले और बाद में दोनों ही बार कॉमा भी लगा सकते हैं। दोनों में से ये चॉइस है, ये कंप्लीटली चॉइस है। मोर कॉमन जो है, ज़्यादातर करके कॉमन तो ये है कि पहले सेमीकोलन आ रहा है और फिर कॉमा आ रहा है, लेकिन आगे पीछे दोनों ही तरफ कॉमा आए ये भी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राइट, बिल्कुल ये लगा सकते हैं। सम ऑप्ट फॉर 2 commas ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कंजंक्शंस, यानी कुछ ये भी ऑप्ट फॉर मतलब चूज फॉर या गो फॉर, यानी कुछ लोग एडवर्बियल कंजंक्शन के पहले और बाद में दोनों ही बार कॉमा का इस्तेमाल करना भी उचित समझते हैं कि दोनों जगह हम कॉमा का ही इस्तेमाल करें, और कुछ पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा का इस्तेमाल करना ठीक समझते हैं और उन्हें वो ज़्यादा पसंद है। तो आप उनमें से किसी भी कोई भी चूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तीसरी क्या चीज़ है? एंड देयर इज़ अनदर प्रैक्टिस टू सेपरेट द 2 clauses with a period while the capitalized conjunction starts the next sentence followed by a comma. Period क्या होता है स्टूडेंट्स? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, पीरियड को फुल स्टॉप भी कहा जाता है। राइट, यानी पूर्ण विराम जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पीरियड से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर अर्थ क्या निकल कर आता है। राइट, अब हम ये लास्ट सेंटेंस का क्या अर्थ है वो हम आगे चलकर देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा मीनिंग नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है सैम वॉज वरीड अबाउट द रेन देयरफॉर शी डिडंट डू हर लॉन्ड्री। तो यहाँ पर देखिए देयरफॉर जो है हमारा कंजंक्शन है, कौन सा? एडवर्बियल कंजंक्शन। इसके जस्ट पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा ये इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हो गया हमारा
ये फुल स्टॉप क्या है, यही है पीरियड, राइट। और हमने इसके फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस शुरू होता है, और नया सेंटेंस शुरू होता है तो उसका जो सबसे पहला शब्द होता है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है कि नहीं। यहाँ पर भी सबसे पहला लेटर जो है कैपिटल ही है, और ये जो शब्द है मोव क्या है, एडवर्बियल कंजंक्शन ही है। यानी ऐसी परिस्थिति जहाँ पे जब एक सेंटेंस फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा हो, उस सेंटेंस के जस्ट बाद शुरू होने वाला सेंटेंस का पहला शब्द अगर एडवर्बियल कंजंक्शन ही हो तो उस शब्द के जस्ट बाद कॉमा आएगा। ये थी हमारी वो तीसरी कंडीशन, राइट। ये कंडीशन अच्छे से समझिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बाद नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस है उसका पहला शब्द हमेशा ही एडवर्बियल कंजंक्शन होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ये सेंटेंस के बीच में भी कहीं पर कोई सब कंजंक्शन आ रहा हो, है ना, ये बिल्कुल हो सकता है। ये उस केस की बात हो रही है जब नेक्स्ट फुल स्टॉप के बाद शुरू होने वाला, फुल स्टॉप के बाद चाहे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी नंबर का सेंटेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट होने वाला सेंटेंस का पहला शब्द अगर एडवर्बियल कंजंक्शन है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा और उस शब्द के जस्ट बाद कॉमा आएगा। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है, आया समझ में। और जो तीसरा है वो यही कि कुछ लोग हाउएवर क्या है यहाँ पर एडवर्बियल कंजंक्शन ही है ना, कुछ लोग पहले और बाद में कॉमा लगाना चूज करते हैं, ये उनकी चॉइस है, बिल्कुल कर सकते हैं। सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, राइट। तो ये देखिए हाउएवर के पहले और बाद में कॉमा है। क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। अब हम आ गए हैं हमारे एक्सरसाइजेस के पार्ट पे, तो जल्दी से इस एक्सरसाइज के पार्ट को करते हैं। Until we complete our homework we cannot leave। अब यहाँ पर हम we complete our homework we cannot leave, until शब्द जो है क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अर्थ निकलेगा नहीं। तो यहाँ हमको सबसे पहले तो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहचानना है, और यहाँ पर है until। जब तक हम हमारा काम कंप्लीट नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जा सकते, वी कैन नॉट लीव। तो हमें हमारा काम पहले कंप्लीट करना ज़रूरी है। क्लियर है। उसके बाद आई स्टेड अप लेट बिकॉज आई हैड वर्क टू डू। मैं लेट तक इसलिए जागी या जागा क्योंकि मुझे अपना काम करना था। क्योंकि शब्द आया, उसी से ही कारण का पता चल रहा है कि क्यों जागा, क्यों जागा, क्योंकि काम करना था। तो क्या रीज़न पता चल रहा है, कारण पता चल रहा है, तो क्या है, बिकॉज। अनलेस यू लीव नाउ यू विल मिस द बस। अनलेस का एक्चुअल जो लिटरल मीनिंग जो एक है वो है इफ़ नॉट। तो अगर तुम अभी नहीं गए तुम बस मिस कर दोगे। तो अगर तुम अभी नहीं गए तो ये इफ़ नॉट जो शब्द है वो वैसे तो साथ में ही आता है, लेकिन जब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ना तो इफ़ और नॉट के जो अर्थ है, ट्रांसलेटेड अर्थ है, वो सेंटेंस में आगे पीछे बिल्कुल आते हैं, लेकिन हिंदी में या ट्रांसलेटेड भाषा में। इंग्लिश में ये इफ़ नॉट जो है वो अनलेस की का ही, इफ़ नॉट को अनलेस के तौर पे हम बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ इफ़ और नॉट ये दो शब्द इस्तेमाल करेंगे तो भी तो आगे पीछे। इफ़ यू नॉट लीव नाउ ऐसे लिखते ना तो इफ़ और नॉट अलग अलग ही जगह इस्तेमाल हो रहा है ना, राइट। तो अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम अपनी बस मिस कर दोगे। तो कौन सा शब्द हुआ, अनलेस, राइट। शी कैन लीव वेन एवर शी नीड्स टू, वो जब भी चाहे तब जा सकती है, तो वेन एवर, राइट स्टूडेंट्स। ये बहुत ईजी है, इसको मैंने इतना एक्सप्लेन कर करके इतने एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं ना, ये बहुत ईजीली आपको अब समझ में आ जाएंगे, और ये शब्द देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा हाँ ये शब्द है, कंजंक्शन है, ठीक है। शी कैन लीव, शी नीड्स टू, अगर ये व्हेनेवर हटा दें तो क्या अर्थ निकल रहा है, वो जा सकती है, वो चाहती है, क्या अर्थ है, जब भी वो चाहे वो जा सकती है। ये बात सिर्फ तभी अर्थ में आएगी जब हम व्हेनेवर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है। बिकॉज शी लेफ्ट हर बैग एट होम शी हैड टू गो बैक। चूंकि वो अपना, यहाँ बिकॉज जो है बेटा वो क्योंकि नहीं चूंकि के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। कहीं ना कहीं सिमिलर सा ही अर्थ है कि चूंकि तब होता है कि हमें ऑलरेडी रीज़न पता है, इसलिए कि चूंकि ऐसा हो गया था
हमें वो काम करना पड़ा, राइट। तो चूंकि उसने वो अपना बैग घर छोड़ आई थी, उसे वापस जाना पड़ा। वो वापस क्यों गई? क्योंकि वो बैग अपना घर छोड़ आई थी। चूंकि वो अपना बैग घर छोड़ आई थी, उसे वापस जाना पड़ा, राइट। तो यहाँ क्या हो गया कंजंक्शन हमारा? बिकॉज, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या? अब हम आगे बढ़े। ये सारे कौन से कंजंक्शंस हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो आज हमने देखे, जो आज हमने जाने, जो समय के भी हैं। अब यहाँ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि टाइम का कौन सा है, ओपिनियन का कौन सा है, रिलेटिविटी का कौन सा है, मैंने ये सब आपको बताया है। तो मेक श्योर कि आप कमेंट में, छोटा सा होमवर्क आपके लिए, आपके पास पूरी लिस्ट भी है आज, ठीक है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझको कि ये कौन सा वाला सबऑर्डिनेटिंग कौन सा वाला दर्शाता है, यानी टाइम को कौन सा वाला कंजंक्शन दर्शा रहा है। जो कंजंक्शन जिस भी कैटेगरी को दर्शा रहा होगा, ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब हम आ गए हैं हमारे कंजंक्टिव एडवर्ब पे। क्या होता है कंजंक्टिव एडवर्ब? एडवर्बियल कंजंक्शंस, राइट। ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जल्दी से देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स स्टडीड वेरी वेल। जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की। डैश गॉट द मैक्सिमम मार्क्स, और इसीलिए उनके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आए। तो क्या आएगा यहाँ पर? 10, रिजल्टेंट 10, इसी वजह से गॉट द मैक्सिमम मार्क्स। तो सही आंसर क्या है? 10, यानी इसका क्या रिजल्ट निकला? ये इसी वजह से उनके मार्क्स भी अच्छे आए, राइट। नेक्स्ट इज द बॉय इज अ जीनियस, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। डैश इट इज़ नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग दैट ही गेट्स अ गुड जॉब, मतलब ये वो इतना इंटेलिजेंट लड़का है कि अगर उसको जो जॉब अभी मिली है, वो जॉब मिल जाना मेरे लिए तो कोई भी सरप्राइजिंग बात नहीं है। ऑब्वियसली उसको वो जॉब मिलनी थी, क्योंकि वो है ही इतना जीनियस। क्या आएगा? Therefore, और इसीलिए ये कोई भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है कि उसे इतनी अच्छी जॉब मिल गई, क्योंकि वो है ही इतना इंटेलिजेंट, राइट स्टूडेंट्स। जैसे जैसे हम इसके यूसेज सीखते जाएंगे, हमको इनका एप्लीकेशन और बेहतरीन तरीके से आता जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दे वांटेड टू प्ले इन द प्लेग्राउंड, मतलब वो मैदान में खेलना चाहते थे। डैश इट रेन्ड सो दे कैन नॉट प्ले, लेकिन बारिश हो गई थी इसलिए वो नहीं खेल सकते। हाउएवर, मोरओवर, अनलेस, एडिशनली। हाउएवर दे वांटेड टू प्ले इन द प्लेग्राउंड, वो खेल के मैदान में खेलना चाहते थे, पर क्योंकि बारिश हो गई इसलिए वो नहीं खेल सकती। यहाँ कुडंट नहीं है, कैन नॉट है, जो कि प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए वो नहीं खेल सकते। हाउएवर, चूँकि बारिश हो गई इसलिए वो अभी नहीं खेल सकते, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जिस तरीके से अभी तक हमने इस्तेमाल करे हैं सारे एडवर्बियल कंजंक्शंस को या कंजंक्टिव एडवर्ब्स को, आई होप आपको ये और क्लियर होता जा रहा होगा कि किस तरीके से हम किस एडवर्ब को सेंटेंस में इस्तेमाल करें, राइट। आगे बढ़ते हैं। You need to focus on your study. तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है। डैश you won't get success, वरना तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, डेफिनेटली नहीं मिलेगी। तो क्या है? अदरवाइज़ तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, मतलब तुम्हें मिलने से रही। अगर तुमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें सक्सेस, सफलता मिलने से रही। तो यानी अदरवाइज़, ये कॉन्ट्रास्ट भी है, कॉन्ट्रास्ट भी दिखा रहा है यहाँ पे, ये तुलना नहीं है कि अगर पढ़ाई नहीं की नहीं मिलेगी सफलता, पढ़ाई करोगे तब सफलता आएगी, राइट स्टूडेंट्स। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स, मुझे कहानियों की किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। डैश माई बेस्ट फ्रेंड गिव मी सम स्टोरी बुक्स, और इसीलिए मेरी फ्रेंड ने मुझे स्टोरी बुक्स दी। तो क्या है? अकॉर्डिंगली माई बेस्ट फ्रेंड गिव मी सम स्टोरी बुक्स, मुझे कुछ स्टोरी बुक्स दिए हैं, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्लियर है?
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ये जो एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट होती हैं और कंजंक्शंस का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस तो मैं बता ही चुकी हूँ, लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस जो कि है मैंने पार्ट 1 में जो लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस है आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आज के वीडियो के अंदर मैंने कुछ तो आपको यहाँ पर ग्राफ्स के तौर पे जो चार्ट्स हैं उसी के तौर पे दे दिए हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। और इस बार थर्सडे को लाइव के अंदर मैं आपके लिए जो एक्सरसाइज जो सॉल्व करवाने वाली हूँ वो एक्सरसाइज हर बार की तरह मैंने इस बार भी एक्सरसाइजेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर इन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करने की कोशिश करिए और जितना हो सके उतना बोलने की भी कोशिश करिए, क्योंकि सिर्फ लिखित में आ जाना काफ़ी नहीं है, बोलना भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी ज़ुबान को आदत होनी चाहिए अब बोलने की, तभी आप वो बोल पाएंगे लैंग्वेज। राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी अच्छे से समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। और स्टूडेंट्स, आपने अगर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं क्लास 7 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और ई बुक्स और ई नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ जहाँ आपको लिंक्स अवेलेबल हैं। लिंक्स को क्लिक करते ही आपको ई बुक्स और ई नोट्स की सारी इन्फॉर्मेशन ईजीली मिल जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए चैनल की तो आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। एंड लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए। ये जो ग्रामर सीरीज़ चल रही है इसका एक भी वीडियो स्किप ना कीजिए, अदरवाइज़ आगे के वीडियोज़ में फिर डाउट होगा। तो ज़रूर से ज़रूर देखिए। और जितनी भी प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रही हूँ, जो एक्सरसाइजेज आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ उनकी एक्सरसाइजेज कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।